हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे 28 ऑफ जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल का फुल एक्सप्लेनेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन और एक सही ग्रामेटिकल अप्रोच के साथ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से एक न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए और क्या सही तरीका है। ओके, सो इसी अप्रोच, इसी सोच के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई विल सी यू एट द एंड ऑफ द सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। कहा जा रहा है पोस्ट लेवल फार्स ऑन इंडिया एंड द यूएसएस न्यू टैरिफ्स। यहाँ पे पोस्ट लेवल फार्स का मतलब क्या हो गया? जबरदस्ती मजदूरी का मजाक, राइट। फोर्स्ड का मतलब हो गया जबरदस्ती, जबरन जिसको कहते हैं, लेबर, लेबर का मतलब मजदूरी, फार्स का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं मजाक उड़ाना, इसको हम लोग डिसग्यूज कह सकते हैं, सार्काज्म कह सकते हैं या सार्कास्टिक कह सकते हैं, राइट। सार्कास्टिक कह सकते हैं, मॉकिंग कह सकते हैं। दीज आर द सिनोनिम ऑफ फार्स ऑन इंडिया एंड द यूएस न्यू टैरिफ। भारत और यूएस के नए टैरिफ पर, टैरिफ का मतलब यहाँ पे हो गया टैक्स, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, ड्यूटी कर जो लगाया जाता है, उसकी बात की जा रही है। इंडिया शुड नॉट लेट द यूएस न्यू टैरिफ पुश इट टुवर्ड्स अ ट्रेड डील। तो एडिटर कह रहा है भारत को यूएस के नए टैरिफ को ट्रेड डील की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। इंडिया यहाँ इसका सब्जेक्ट है, शुड इसका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, लेट इसका मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द यूएस न्यू टैरिफ पुश इट टुवर्ड्स ट्रेड डील। तो ये न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव है, टैरिफ को स्पेसिफाई कर रहा है। पुश यहाँ पे क्या है? वर्ब है। और किसकी बात कर रहा है? इट यानी किसकी बात कर रहा है? इस टैरिफ की, इस डील की। इट किसके लिए है? इस टैरिफ के लिए है। टुवर्ड्स यहाँ पे प्रपोजिशन की तरफ, किसके? अ ट्रेड डील की तरफ। इंडिया को पुश नहीं करना चाहिए भारत को यूएस के नए टैरिफ डील की तरफ नहीं जाना चाहिए या उसको नहीं धकेलना चाहिए। ये हुआ इसका मतलब। तो इससे एक बात क्लियर हो रही है क्या कि आज का जो एडिटोरियल है, भारत और यूएस के बीच में जो टैरिफ को लेकर, इम्पोर्ट को लेकर जो नए टैरिफ की बात कही जा रही है, उसके संबंध में बात की गई है, जहाँ पे एक कह सकते हैं एक पर्सपेक्टिव अप्रोच रखा गया है। हालांकि यहाँ पे बीच बीच में एडिटर क्रिटिसाइज भी करेंगे कि जो अमेरिका का, यूएस का जो एक रवैया रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इस चीज़ को लेकर, उसके बारे में। द 10% tariff that the United States has imposed on India and several other countries over the imports of goods supposedly made using forced labor in merely an attempt to restore permanent tariff and once again highlight the benefits of a trade deal with यूएस। ओके, पहले इसको समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट ने भारत और कई दूसरे देशों पर जबरदस्ती मजबूरी से बने सामान के इंपोर्ट पर जो 10% टैरिफ लगाया है, यह सिर्फ परमानेंट टैरिफ को फिर से लागू करने और एक बार फिर यूएसए के साथ ट्रेड डील के फ़ायदों को दिखाने की एक कोशिश है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, इसको समझते हैं। 10% टैरिफ, बात की जा रही है 10% टैरिफ की, जो कि यूनाइटेड स्टेट ने इम्पोज किया है, लगाया है किस पे? भारत पे। ठीक है, यूनाइटेड, देख रहे हैं द का यूज किया गया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट क्या है? एक अलग एक समूह है। ठीक है, तो इसके पहले द का यूज किया गया। अब 10% के पहले भी द का, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है और ये किसी खास एक परसेंटेज पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको स्पेसिफाई के लिए भी द का यूज किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स हालांकि एक सिंगुलर है, स्टेट्स यहाँ पे लगता है, लेकिन इसके लिए हमेशा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस आप देख सकते हैं, V3 का यूज किया गया यहाँ पे। किस पे? भारत पे। ऑन यहाँ पे प्रिपरेशन, इसका ऑब्जेक्ट है इंडिया। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है जो कि दो अलग अलग क्लास को, फ्रेज को या क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये फ्रेज को जोड़ रहा है। और दूसरे, सेवरल कहने का मतलब दूसरे की बात की, सेवरल एक क्या है? डिटर्मिनर है। और इसके बाद अक्सर जो है
जो नाउन आएगा वो अक्सर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। सेवरल के बाद अक्सर प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। सेवरल अदर कंट्रीज, दूसरे देशों पर, दूसरे जो अन्य देश हैं उसके ऊपर, ओवर देयर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड, सपोजली किसके ऊपर, ओवर देयर इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स कहने का मतलब जो आयात है, ठीक है। ओवर देयर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, सपोजली, संभवतः, सपोजली का मतलब यहाँ पे ये एडवर्ब है, ठीक है। इसका मतलब माना जाता है, अनुमानित करते हुए, अनुमान करते हुए, मेड यूजिंग फोर्स्ड लेबर इज, यानी कि ये किसको यूज करते हुए, यूजिंग फोर्स्ड लेबर, यानी कि जो जबरन, जो मजदूरी का जो सिद्धांत है उसको यूज करते हुए, मेरली एन अटेम्प्ट, और ये क्या है, एक छोटा सा, मेरली यहाँ पे इम्पोज्ड का मतलब यहाँ पे लागू किया, इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। इम्पोज्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, लागू, लागू किया गया। इन्फोर्स्ड, अप्लाइड, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, रिमूव्ड और लिफ्टेड, हटा दिया जाना। मेरली एक एडवर्ब है, इसका वर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, एडवर्ब, इसका मतलब था केवल, सिंपली और जस्ट। एंटोनिम्स क्या है, सिग्निफिकेंटली और सब्सटेंशली, महत्वपूर्ण रूप से। केवल एक प्रयास है, एन अटेम्प्ट, किसके, किस चीज के लिए, टू रिस्टोर परमानेंट, रिस्टोर करने का, फिर से प्राप्त करने का, किसको, टैरिफ को, टैरिफ जो परमानेंट, अस्थायी रूप से जो ड्यूटी कर है या टैरिफ जो कर है उसको फिर से रिस्टोर करने का, बनाए रखने का, बहाल करने का, लागू करने का कह सकते हैं। रिस्टोर का मतलब क्या होता है, बहाल करना। री इंस्टेट, री एस्टैब्लिश, इसका एंटोनिम्स क्या है, अबॉलिश और डिसमेंटल, यानी कि इसको हटा देना, डिसमेंटल कर देना, कार्य से विहीन कर देना। एंड वंस अगेन, और फिर से, हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ अ ट्रेड डील विद यूएस, और फिर से हाईलाइट करना, उसको फिर से जोर डालना, किस पे, फायदों पे, द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड, व्यापार के फायदों पे, डील विद यूएस, यानी कि यूएस के साथ डील करना, व्यापार के फायदों को उस पर, उसको ध्यान में रखते हुए, उसके बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। आई होप इट इज क्लियर। फिर से यहाँ फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट है, द यूएस सुप्रीम कोर्ट्स फरवरी 2026 डिसीजन। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो सब्जेक्ट है। डील्ट इसका क्या है, मेन वर्ब है, डील्ट इसका मेन वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है अ बॉडी ब्लो, टू प्लस नाउन है। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, टू सिक्योर ट्रेड डील्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, यूएस सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2026 का जो डिसीजन आया है वो बताता है क्या, डील्ट अ बॉडी ब्लो, डील्ट अ बॉडी ब्लो, ये पूरा यहाँ इसका मतलब क्या होगा, कड़ा आघात पहुंचाना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यूएस सुप्रीम कोर्ट का जो फरवरी में जो डिसीजन आया वो यूएस के लिए, यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो प्रेसिडेंट, उनके लिए एक बहुत बड़ा, एक आघात पहुंचाने वाला डिसीजन था, जिसको हम लोग कह सकते हैं सेवरली वीकेंड, क्रिपल्ड, कमजोर कर देना, स्ट्रेंथन एंड रिवाइव मतलब मजबूत कर देना। टू दी यूएस अटेम्प्ट, यूएस के प्रयासों के लिए, टू सिक्योर ट्रेड डील्स, ट्रेड डील्स को, यानी व्यापार को, डील्स को सिक्योर करने के, क्या क्या था, एक बहुत बड़ा कुठाराघात था, एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा डिसीजन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने लिया। किसके खिलाफ, इस पूरा जो, पूरी जो व्यवस्था है ट्रेड डील को लेकर, यहाँ जो बात कही जा रही है उसको लेकर ये बात कही गई है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, सब इसका मेन वर्ब क्या है, डील्ट, और यहाँ पे टू प्लस यूएस, यहाँ पे क्या है, अटेम्प्ट्स, यूएस अटेम्प्ट होना चाहिए था, टू प्लस V1 का यूज होता है, यहाँ अटेम्प्ट्स नहीं होना चाहिए था। टू दी अटेम्प्ट, यूएस अटेम्प्ट, यहाँ पे एस नहीं होगा। टू सिक्योर ट्रेड डील्स, किस चीज़ को सिक्योर करने के लिए, व्यापारिक डील्स को, व्यापार डील्स जो है उसके कार्य को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, या बनाए रखने के लिए भी कह सकते। तो इसको देखते हैं, यूएस सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2026 के फैसले ने यूएस की ट्रेड डील पक्की करने की कोशिश का इरादा, इसको एक बहुत बड़ा झटका लगा। मेन थ्रेट कहने का मतलब, ये जो सबसे बड़ी ज़्यादा जो खतरा है, परेशानी है, ऑफ अ हाई रेसिप्रोकल टैरिफ्स, किसके किसके लिए, जो आपसी टैरिफ है, आपसी जो कर है उसको लेकर, हाई, जो बहुत हाई जो आपसी कर है उसको लेकर, हैड बिन रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पे ये हैड रिमूव्ड, यहाँ पे क्या है, हैड बिन रिमूव्ड, ये पैसिव वॉइस में है। पास्ट परफेक्ट का ये पैसिव वॉइस है, पास्ट परफेक्ट का ये क्या है,
पैसिव वॉइस है हैड प्लस V3, ठीक है, उसको हटा दिया गया। यानी सबसे बड़ा जो खतरा था आपसी, एक बड़े आपसी टैरिफ को लेकर, उसको क्या है, हटा दिया गया। यानी कि हटा दिया किसने, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसकी बात कही जा रही है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सोल्यूशन of a temporary 10% of tariff on all countries suffered from two weaknesses। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो सोल्यूशन था, एक जो उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला ऑफ अ टेम्पररी, किसका, एक 10% जो अस्थाई 10% अस्थाई टैरिफ ऑन ऑल कंट्रीज, यानी कि सारे कंट्रीज पे 10% का जो अस्थाई कर लगाया जाए, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोल्यूशन निकाला था, उसका एक निदान था। सफर्ड फ्रॉम टू वीकनेसेस, इसके सामने दो ऐसी क्या थी, कमजोरियां थी। वीकनेसेस का मतलब कमजोरी, या कह सकते हैं यहाँ पे कमियां थी, ठीक है। वीकनेसेस का मतलब यहाँ पे लैकनेस भी कह सकते हैं। क्या कमियां हैं, इट वुड एक्सपायर इन 150 डेज, सबसे पहले तो ये 150 दिन में एक्सपायर हो जाता, खत्म हो जाता। एंड वॉज लेविड ऑन ऑल कंट्रीज इक्वली, लेविड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लगाया, कर शुल्क, इम्पोज्ड चार्ज, और इसका जो एंटोनिम्स है वेव्ड और एग्जेम्प्टेड, मुफ्त कर देना, यानी कर मुक्त को वेव्ड कहते हैं और एग्जेम्प्टेड कहते हैं। और दूसरा क्या था, वॉज लेविड ऑन ऑल कंट्रीज इक्वली, और सारे देशों पर वो एक रूप से क्या था, ये लगाया जाता, ठीक है। ये उसका सोल्यूशन था, लेकिन इसमें दो कमियां थी। पहला कि 150 दिन का ये था समय इसका, उसके बाद एक्सपायर हो जाता, समाप्त हो जाता। और दूसरा, सारे कंट्री पर क्या है, एक समान क्या है, इसको लगाया जाता है, इस कर को, regardless of whether they had a deal with the US or not। यूएस, चाहे उनकी यूएस के साथ डील हो या ना हो, रिगार्डलेस कहने का मतलब ये एडवर्ब है, चाहे वेदर दे हैड अ डील विद द यूएस और नॉट। देख लीजिए वेदर यहाँ पे क्या है, ये कंजंक्शन है, वेदर के साथ और का यूज किया जाता है अक्सर, ठीक है। तो एडिटर कह रहे हैं कि चाहे किसी भी देश का यूएस के साथ व्यापार हो या ना हो, ये सब पर ये क्या है, कर 10% का जो टैरिफ है, ये सब सारे देशों पर लगाया जाता। आई होप इट इज क्लियर। दोज टैरिफ हैव नाउ एक्सपायर्ड, अब वो सारे टैरिफ जो लगाए गए वो सारे क्या हो गए, समाप्त हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सपायर्ड का मतलब क्या हो गया, एंडेड, लैप्स्ड, एक्टिव और ऑनगोइंग, जो चल रहा है, कंटिन्यूअस, रेगुलरली भी कह सकते हैं। ऑनगोइंग को कंटिन्यूअस और रेगुलरली भी कहा जा सकता है। द सेक्शन 301 forced labor tariff announced last week are more permanent and have curbed out benefits for those with trade deals with the US. For example, while US imports from India will face a 10% tariff over the above the base tariff, the US charge everybody, the European Union and Taiwan will face a total tariff of 10%। तो ये तो टैरिफ समाप्त हो गया यहाँ पे। आगे बात करते हैं, द सेक्शन 301 फोर्स्ड लेबर टैरिफ अनाउंस्ड लास्ट वीक आर मोर परमानेंट। फोर्स्ड लेबर क्या है, जबरदस्ती मजदूरी का एक कर है, टैरिफ है, अनाउंस किया गया लास्ट सप्ताह। आर मोर परमानेंट, ये ज़्यादा अस्थायी है, ये ज़्यादा अस्थायी है। एंड हैव कर्व्ड आउट, परमानेंट का मतलब अस्थायी कह सकते हैं, एंड्योरिंग, लास्टिंग, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड। एक वर्ड है यहाँ पे और देखिए, फ्रेजल वर्ब है, कर्व्ड आउट, इसका मतलब क्या होता है, विशेष लाभ, अलग निकाला, एलोकेटेड एंड सेट असाइड, एंटोनिम्स विड्रॉन एंड कैंसल्ड, उसको हटा देना या स्थगित कर देना, कैंसल्ड। बेनिफिट्स फॉर दोज विद ट्रेड डील्स विद यूएसए, जिसका बेनिफिट्स, फायदा उसको मिलता जो यूएस के साथ व्यापार कर रहा है। चलिए इसको समझते हैं। बेड टैरिफ अब खत्म हो गए हैं, पिछले हफ्ते अनाउंस किया गया सेक्शन 301 को, यानी कि ज़बरदस्ती मजदूरी को, टैरिफ ज़्यादा परमानेंट है और यूएस के साथ ट्रेड डील करने वालों के लिए फ़ायदे बनाए गए हैं। इसमें उदाहरण पे यहाँ दिखा रहा है, एडिटर बता रहे, फॉर एग्जांपल while US imports from India will face 10% tariff over the above and the base tariff, क्या है, और यूएस के ट्रेड डील करने वालों के लिए फ़ायदे बनाए। उदाहरण के लिए जहाँ यूएस इंपोर्ट्स करता है, आयात करता है किससे, भारत से, उसको भी देना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा 10% टैरिफ का, राइट, ओवर एंड
एबव, जितने भी हैं ओवर एंड एबव कहने का मतलब उन सारे डील्स पे इंपोर्ट के जो भी शामिल किए गए हैं इसमें, उसके अनुसार द बेस टैरिफ, जो बेस टैरिफ है, कर है, उसको एबव द बेस टैरिफ के ऊपर, उसके ऊपर जो 10% जो टैरिफ रखा गया है, एक बेस टैरिफ, उसके ऊपर भी फेस करना पड़ सकता है। द यूएस चार्जेस एनीबडी, जो कि अब यहाँ पे बेस टैरिफ, यहाँ पे द के बाद क्या, यहाँ पे दैट का यूज किया जा सकता था, दैट द यूएस चार्जेस एनीबडी, जो कि यूएस चार्ज करता है किसी को भी, यानी किसी को भी, यानी दूसरे देशों को भी। द यूरोपियन यूनियन एंड ताइवान विल फेस अ टोटल टैरिफ ऑफ 10%, यानी कि इसमें और कौन शामिल है, यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, और ताइवान को भी क्या है, ये टैरिफ देना होगा, वो फेस करना होगा, उस पर भी ये लगेगा 10% का जो टैरिफ कर है, टोटल टैरिफ ऑफ 10%। सिमिलर बेनिफिट्स हैव बीन अकॉर्डेड टू जापान, सिमिलर यहाँ पे एडजेक्टिव है, राइट। बेनिफिट्स यानी कि सेम फायदे, सामान्य फायदा जापान के लिए भी लागू किया गया है। अकॉर्डेड मतलब प्रदान किया गया, ग्रांटेड, वेस्टोड जिसको कहते हैं, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, डिनाइड और विथहेल्ड, रोक देना या उसको इनकार कर देना है, जो कि जापान को भी दिया गया है। ये सेम फायदा जो है प्रदान किया गया है यूएस के द्वारा, किसको, जापान को भी। और कौन है, साउथ कोरिया एंड स्विट्जरलैंड, ऑल ऑफ विच ऑल्सो हैव ट्रेड डील विथ यूएस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉर्मलाइजेशन। और ये जो सारे जो ऑल ऑफ विच, जितने भी बातें यहाँ पे की गई है, ऑल्सो हैव ट्रेड डील्स, उन सबके पास भी ट्रेड डील्स है, यानी व्यापार है, किसके साथ, विद द यूएस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉर्मलाइजेशन, अलग अलग वेरियस यानी अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, किसके, फॉर्मलाइजेशन के। फॉर्मलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, औपचारिकरण, फॉर्मलाइजेशन, ऑफिशियलाइजेशन, लीगलाइजेशन यानी कानूनी रूप से, वैध रूप से, इनफॉर्मलाइजेशन और डी रेगुलेशन, अवैध कह सकते, जो अनऑफिशियली भी इसको कह सकते हैं, इस तरीके से। चलिए इसको फिर से समझते हैं क्या कहा जा रहा है। उदाहरण के लिए जहां यूएस इंडिया से होने वाले इंपोर्ट पर यूएस द्वारा सभी के लिए जाने वाले बेस टैरिफ के अलावा 10% टैरिफ लगेगा, वहीं यूरोपियन यूनियन और ताइवान पर कुल 10% टैरिफ लगेगा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ताइवान और यूरोपियन यूनियन पर 10% लगेगा। जापान, साउथ कोरिया और स्विट्जरलैंड को भी क्या है, ऐसे ही फायदे दिए गए हैं। इन सभी की यूएस के साथ ट्रेड डील्स लीगलाइजेशन कर लिया गया है, अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसको अलग अलग कर लिया गया। इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। दोस्त टैरिफ यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव इसका मेन वर्ब है, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। नाउ यहाँ पे एडवर्ब है, एक्सपायर्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है, खत्म हो गया है। नाउ इस समय को दिखा रहा है। आप द सेक्शन से लेके यहाँ तक क्या है, ये सब्जेक्ट है, अनाउंस इसका वर्ब है, लास्ट वीक क्या है, ऑब्जेक्ट है, लास्ट वीक, वीक यहाँ पे क्या है, नाउन है, लास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। आर मोर इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, द सेक्शन हैज फोर्थ लेवल टैरिफ अनाउंस, दैट अनाउंस्ड, आप यहाँ पे दैट अनाउंस भी कह सकते हैं, जो कि अनाउंस किया गया लास्ट वीक, आर परमानेंट। या तो फिर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, द सेक्शन 301 फोर्थ लेवल आर मोर परमानेंट दैट हैज बीन अनाउंस्ड लास्ट वीक, ऐसे भी इसको पढ़ा जा सकता है। एंड कंजंक्शन है, हैव वर्ब है, हैव वर्ब किसको देखकर आया है, टैरिफ को देखकर हैव का यूज किया है। काफ डॉट फ्रेजल वर्ब है, बेनिफिट्स इसका ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रिपरेशन इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दोज विद, यहाँ फिर से प्रपोजिशन है। ट्रेड डील्स विद इसका ऑब्जेक्ट है, विद द यूएसए, विद यहाँ पे प्रिपरेशन है, किसके साथ, यूएस के साथ। और फॉर यहाँ पे एफ क्या है, कैपिटल लेटर में, यानी कि सेंटेंस फिर से स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे प्रोफेशनल फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है, जबकि जहाँ पे यूएस इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ये इसका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, विल इसका वर्ब है, फिर इसका मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है 10% टैरिफ, 10% टैरिफ इसका ऑब्जेक्ट है, ओवर प्रिपरेशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द वेस्ट टैरिफ। फिर यहाँ से क्या है, द यूएस चार्जेस एवरीबडी, यहाँ पे जो दैट यूज करके मैंने बताया था कि एक अलग क्लाउज के रूप में यहाँ इसको ऐड किया जा सकता है। और किसके लिए, यूरोपियन यूनियन एंड ताइवान विल फेस अ टोटल टैरिफ, विल इसका इस पूरे का सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, फेस अ टोटल, फेस मेन वर्ब है, अ टोटल टैरिफ ऑफ 10% इसका ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली एडजेक्टिव जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, हैव बीन अकॉर्डेड, ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट का, किसके लिए, जापान के लिए, साउथ कोरिया एंड स्विट्जरलैंड के लिए। ऑल ऑफ विच, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है हैव,
ट्रेड डील्स विद द यूएस, प्रिपरेशन इसका ऑब्जेक्ट है यूएस, एट यहाँ पे प्रिपरेशन इसका ऑब्जेक्ट है द वेरियस स्टेजेस ऑफ, यहाँ पे प्रिपरेशन इसका ऑब्जेक्ट है फॉर्मलाइजेशन। तो क्या है, एट बता रहा है किसके ऊपर, के लिए, यानी इसका फॉर्मुलेशन कर दिया गया है। इफ, इफ यहाँ कंडीशनल सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, इफ स्टॉपिंग फोर्स्ड लेबर वाज द primary focus, tariff would have been applied equally across all offenders regardless of trade deal status। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर जबरदस्ती जो लेबर है, मजदूरी है, अगर इसका पहला प्राइमरी फोकस है, यानी कि मेन कह सकते हैं, प्राइमरी का मतलब मेन, चीफ जिसको कह सकते हैं, मुख्य इसका मुद्दा है, फोकस है, टैरिफ वुड हैव बीन अप्लाइड इक्वली अक्रॉस ऑल ऑफेंडर्स। तब क्या किया जाएगा, तो इस टैरिफ को सारे जो ऑफेंडर्स हैं, ऑफेंडर्स का मतलब यहाँ पे उल्लंघन करता, जो इस नियम को उल्लंघन कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, ट्रांसग्रेशर्स कर रहे हैं, जितने भी उल्लंघन करता है, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, कंप्लायर्स और ऑब्जर्वर्स, इसको पालन करने वाले, उनके खिलाफ ये सेम रूल से क्या है अप्लाई किया जाता, रिगार्डलेस ऑफ ट्रेड डील स्टेटस। सभी उल्लंघन करने वालों पर टैरिफ एक जैसे लगाए जाते हैं। टैरिफ में उतने प्रोडक्ट, रिगार्डलेस कहने का मतलब साथ ही बेपरवाह, रिगार्डलेस का मतलब साथ ही, रिगार्डलेस ऑफ ट्रेड डील स्टेटस, ट्रेड डील स्टेटस को देखते हुए, इसकी स्थिति को देखते हुए सब पर क्या एक तरीके का टैरिफ लगाया जाता। द टैरिफ वुड ऑल्सो नॉट हैव हैड as many product wise exemption and country wise quotas as the final version has। तो आगे एडिटर क्या कह रहे हैं, टैरिफ में उतने प्रोडक्ट वाइज छूट और देश वाइज कोटा भी नहीं होते जितना फाइनल वर्जन में है। इफ से ये क्लाउज स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इफ क्लाउज कहने का मतलब अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर जबरदस्ती मजदूरी रोकना प्राइमरी फोकस होता, एडिटर कह रहे हैं किसको लेकर, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके सोच को लेकर, उनके प्लानिंग को लेकर, कि अगर इफ स्टॉपिंग फोर्स्ड लेबर वाज द प्राइमरी फोकस, अगर प्राइमरी फोकस होता कि जो जबरन मजदूरी है उसको रोका जाए, टैरिफ वुड हैव बीन अप्लाइड इक्वली अक्रॉस ऑल ऑफेंडर्स। तो टैरिफ जो है समान रूप से सारे ऑफेंडर्स पर जिसको वायलेट करें इसके नियम को एक समान लगाया जाता। ठीक है, टैरिफ में उतने प्रोडक्ट वाइज कुछ छूट और देश वाइज कोटा भी नहीं होते जितने फाइनल दर्शन में है, फाइनल वर्जन में। तो ये कह रहे हैं कि जितना छूट इन लोग को मिल रहा है तो ये सब भी नहीं होते कोटा वाइज, और फाइनल वर्जन जो इसका जो एक अलग वर्जन जो नया नियम जो निकाला गया है या नया एक जो वर्जन बनाया गया उसमें ये सारी चीजें नहीं दी गई होती, अगर उनका प्राइमरी फोकस होता किस पर, फोर्स्ड लेबर को रोकने पर। ओके, तो आप देख सकते हैं इफ क्लाउज से स्टार्ट है, ये पहला क्लाउज है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमा से इसको सेपरेट किया गया, और दूसरा क्लाउज क्या है, ये पूरा जोड़ते हुए यहाँ तक डील स्टेटस तक। फिर से एक सेंटेंस स्टार्ट, द टैरिफ वुड, जाहिर सी बात है ये इसी का पार्ट है, तो वुड ऑल्सो नॉट हैव, वुड के साथ नॉट हैव, हैड का यूज किया गया, ये V3 है, हैड यहाँ पे मेन वर्ब है और हैव यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी वर्ब है, वुड भी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। एज के रूप में, मेनी प्रोडक्ट वाइज के रूप में, और उसके एग्जाम्पशंस के रूप में, एंड कंट्री वाइज कोटा, और जो कंट्री वाइज कोटा है जो अलग अलग कोटा तैयार किया जाता है, यानी कोटा का मतलब नियमित मात्रा, लिमिट्स और एलोकेशन, जिसका एंटोनिम्स क्या हो गया, अनलिमिटेड और ओपनिंग्स। एग्जाम्पशन का मतलब छूट, जो छूट दी गई है, प्रोडक्ट वाइज छूट, और कंट्री वाइज कोटा जो बनाया गया है फाइनल वर्जन में वो भी नहीं होता। I hope it is clear. There is also question of whether the USA should be penalizing the countries for their trade with third parties। यह भी सवाल है कि क्या यूएस को दूसरे देशों के थर्ड पार्टीज के साथ उनके ट्रेड के लिए सजा देनी चाहिए, यानी कि दूसरे जो थर्ड पार्टी है, अब इसको समझते हैं। पहली पार्टी यूएस, दूसरी पार्टी जो उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, मान लिया जाए इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया का व्यापार किससे हो रहा है, आयात व्यापार हो रहा है, जो कि आयात कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है किससे, यूएस से। और जो तीसरी पार्टी, एक एग्जांपल मान लेते हैं, ये जो है ये तीसरी पार्टी है जो भारत से व्यापार कर रहा है। तो यूएस ने क्या है, इस पहली पार्टी को टैरिफ लगाया है, साथ ही साथ ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो थर्ड पार्टी है इस पे भी क्या है, इसको पेनलाइज किया है, उसको दंडित किया है। क्या ये सही है, ये जो नियम है क्या सही है, एडिटर ये कह रहे हैं। फिर से एक बार इसको एक बार समझते हैं।
यह भी सवाल है कि यूएस के देशों को थर्ड पार्टीज के साथ उनके ट्रेड के लिए सजा देनी चाहिए। सो दैट इज द क्वेश्चन। इंडिया हैज नॉट बीन एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग फोर्स्ड लेबर। भारत को अभी तक आरोपित नहीं किया गया है किस चीज को लेकर, फोर्स्ड लेबर को लेकर, यानी कि जबरन मजदूरी को लेकर। यहाँ पे पेनलाइजिंग का मतलब दंडित करना, पहले इसको देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स हो गया पनिशिंग और सैंक्शनिंग। इसका एंटोनिम्स होगा रिवार्डिंग और एक्सक्यूजिंग, यानी रिवार्ड देना। एक्यूज का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ये भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, आरोपित। चार्ज्ड और ब्लेम्ड, इसका एंटोनिम्स क्या है, क्लियर्ड, एक्सोनरेटेड, इसको क्लियर कर देना, निर्दोष घोषित कर देना, दैट इज द मीनिंग। भारत को अभी तक आरोपित नहीं किया गया है यूजिंग फोर्स्ड लेबर को लेकर। येट फेसेस टैरिफ बिकॉज अदर्स हैव बीन। फिर भी येट क्या है, कॉन्ट्रास्ट को विरोधाभासी है, ये दो क्लाउजेस को जोड़ रहा है, ये बता रहा है फिर भी भारत को ये झेलना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे देशों को आरोपित किया गया, आरोप में पकड़ा गया है, ये कह सकते हैं, उसको माना गया है। हालांकि भारत के साथ ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी भारत पे ये चार्ज किया जा रहा है क्योंकि दूसरे देशों पे ये लगाया जा रहा है। दिस सून आफ्टर द यूएस गवर्नमेंट टोल्ड अ कोर्ट दैट इट डिड नॉट वांट टू एक्ट एज द वर्ल्ड पुलिस। बहुत ही जल्दी इसके बाद क्या, यूएस गवर्नमेंट ने बोला, अ कोर्ट टोल्ड अ कोर्ट, यानी कोर्ट को ये बताया कि वह, इट किसके लिए आया है, यूएस गवर्नमेंट के लिए, कि वह डिड नॉट वांट टू एक्ट एज द वर्ल्ड पुलिस, वो वर्ल्ड पुलिस के रूप में कार्य नहीं करना चाहता था। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ल्ड पुलिस का कहने का मतलब वो पूरे जो देश के आयात निर्यात, जो टैरिफ कर की बात की जा रही है, उसकी बात की जा रही है कि वहां पे एक वर्ल्ड पुलिस की तरह कार्य नहीं करना चाहता था। इंडिया हैज डन वेल टू रिड्यूस द proposed 12.5% tariff to a final 10%, the same as or other or better than the most of its competitors। भारत ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो प्रस्तावित जो 12.5% का टैरिफ है, टू अ फाइनल 10%, यानी इसको प्रस्तावित को किस में चेंज किया, 10%, द सेम एज और बेटर देन मोस्ट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर, उसी तरीके या उससे अच्छा, द मोस्ट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर से, अपने प्रतियोगियों से अच्छा वहां पे करके दिखाया है। चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं। यहाँ तक आगे एडिटर बोल रहे हैं क्योंकि दूसरों पर ऐसा किया जा रहा है, इसलिए भारत को भी यहाँ पे उसमें भी शामिल हो रहा है। यह तब हुआ जब यूएस सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह वर्ल्ड पुलिस की तरह काम नहीं करना चाहती। भारत ने प्रपोज्ड जो प्रस्तावित 12.5 टैरिफ को घटाकर फाइनल 10% कर दिया, जो उसके ज्यादातर कॉम्पिटिटर के बराबर या उनसे बेहतर है। ऑल इट टुक वाज अ नोटिफिकेशन बैनिंग द इंपोर्ट ऑफ गुड्स मेड यूजिंग फोर्स्ड लेबर। इसके लिए बस एक नोटिफिकेशन की जरूरत थी जिसमें जबरदस्ती मजदूरी से बने सामान के इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई थी। ऑल इट टुक वाज अ नोटिफिकेशन, बस एक नोटिफिकेशन की जरूरत थी। बैनिंग यहाँ पे क्या है, रोक लगाते हुए, किस पे, द इंपोर्ट ऑफ गुड्स के आयातों पर, मेड यूजिंग फोर्स्ड लेबर, किसको यूज करके बनाया जा रहा था, फोर्स्ड लेबर, जबरन जो मजदूरी है उसको लेकर बनाया जा रहा था। द एक्शन इटसेल्फ विल बी डिफिकल्ट टू इन्फोर्स, और ये जो कार्य है, ये एक्शन है, अपने आप में बहुत ही कठिन होगा इन्फोर्स करना, यानी इन्फोर्स का मतलब लागू करना, कानून में लाना जिसको कह सकते हैं। इन्फोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्फोर्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है जिसका मतलब होता है लागू करना। इम्प्लीमेंट, इम्पोज कह सकते हैं। इसका एंटोनिम्स होगा इग्नोर और अबैंडन। ठीक है। कॉम्पिटिटर का सिनोनिम्स क्या होता है, राइवल्स और अपोनेंट्स। इसका एंटोनिम्स क्या हो गया, एलीज और पार्टनर। एलाइज का मतलब क्या होता है, दोस्ताना, दोस्ती। पार्टनर्स मतलब सहयोगी। सिंस इट विल रिक्वायर कंट्रीज सच एज चाइना एंड मलेशिया टू अलाउ इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल टू विजिट एंड इन्वेस्टिगेट दिस लेबर कंडीशंस, क्योंकि दूसरे देशों की सच एज कौन, कंट्रीज, यानी रिक्वायर्स कंट्रीज, क्योंकि ये जरूरत होगी देशों की। कैसे देशों की, सच एज, यहाँ पे देखिए उदाहरण बताया जा रहा है कौन कौन से देश, चाइना एंड मलेशिया टू अलाउ इंडिया, चाइना और मलेशिया वो इंडिया को अलाउ करे, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को, अधिकारियों को अलाउ करे, टू विजिट, अपने यहाँ विजिट करने के लिए, और इन्वेस्टिगेट देयर लेबर कंडीशन,
और साथ ही साथ वो इन्वेस्टिगेट करे भारतीय लेबर कंडीशन को भी। तो ये दोनों दोनों बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर ये बातें होती हैं तो क्योंकि ये ज़रूरत होगी कि भारत जाए चाइना और मलेशिया, अपने भारत गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है अधिकारियों के साथ वहाँ वहाँ चेक करे, विजिट करे कैसे देशों में, चाइना और मलेशिया के देशों में, कि वहाँ पर लेबर फोर्स्ड कार्य किए जा रहे हैं नहीं। या और दूसरा, ये जो चाइना और मलेशिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो भारत में आए, यहाँ के लेबर कंडीशन को जांच करें। ये दोनों बातें हो सकती हैं। बट सिंपली इशूइंग द नोटिफिकेशन वॉन इंडिया टैरिफ रिडक्शन। लेकिन क्या है, यहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने से भारत को टैरिफ में कमी मिल गई, ऐसा हुआ नहीं। बल्कि बट यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाया जा रहा है। इधर ये बताया जा रहा था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इधर क्या बताया रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। केवल क्या है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और भारत को क्या इसका बेनिफिट मिल गया, यानी कि उसके टैरिफ में रिडक्शन हो गया, कमी हो गई। नाउ लेट्स सी द वर्ड क्लासिफिकेशन पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ दिस sentences. The action subject है, the action itself subject इसका verb है will be, डिफिकल्ट इसका मेन वर्ब है 2+V1 इन्फोर्स करना, किस चीज़ के लिए, इन्फोर्स करने के लिए। सिंस यहाँ पे कॉमा लग के ये कंजंक्शन है, क्योंकि इट विल रिक्वायर, इट किसके लिए है, इस एक्शन के लिए है। इट विल रिक्वायर, विल यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, रिक्वायर इसका मेन वर्ब है V1। विल क्या है, फ्यूचर को दिखाता है और उसके बाद अक्सर V1 का यूज किया जाता है। कंट्री इसका ऑब्जेक्ट है, यानी प्लूरल काउंटेबल हमने कंट्रीज। सच एज यहाँ उदाहरण, सच एज, लाइक, ऐसे जब भी वर्ड आते हैं तो उदाहरण के रूप में कौन, एज यहाँ पर प्रिपरेशन है, उदाहरण के रूप में चाइना और मलेशिया, किस चीज़ के लिए, टू अलाउ इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल टू विजिट करने के लिए। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट क्या है, वर्ब है। देयर लेबर कंडीशन, देयर इन्वेस्टिगेट का ये ऑब्जेक्ट है, देयर लेबर कंडीशन, कंडीशन यहाँ पे नाउन है, लेबर कंडीशन यहाँ पे क्या कंपाउंड नाउन है, देयर यहाँ पे डिटर्मिनर है, ये कह सकते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव है। बट यहाँ पे कंजंक्शन है जो कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, जो इधर हो सकता है इधर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, सिंपली इशू, सिंपली यहाँ पे क्या एडवर्ब है, इशूइंग करते हुए, यानी कि ये इशू करते हुए नोटिफिकेशन बॉन इंडिया टैरिफ रिडक्शन, भारत को क्या है, रिडक्शन में कमी मिल गई। द नोटिफिकेशन उसका ऑब्जेक्ट है, बॉन मेन वर्ब है, यानी कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसे कह सकते हैं, इशूइंग द नोटिफिकेशन ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है बॉन, इंडिया इसका ऑब्जेक्ट है क्या, अ टैरिफ रिडक्शन, ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट है किसका, इस बॉन का। ये डिटर्मिनर है टैरिफ रिडक्शन इसका क्या कंपाउंड नाउन है। आई होप इट इज क्लियर। पहले ही क्या है, हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है, हालांकि विरोधाभासी बातें कही जाएगी। यहाँ पे कंजंक्शन है जो दो क्लाउजेस को जोड़ने का काम करेगा। अनसर्टेनिटी persist since the other section 301 investigation on excess capacity is yet to play out and could result in further tariffs। तो कहा जा रहा है हालांकि अनिश्चितता बनी हुई है, अनसर्टेनिटी persist का मतलब बने हुए रहना, जिसको कंटिन्यूअस कह सकते हैं, इंड्योर्स कह सकते हैं, सीजेस और डिसअपियर्स खत्म हो जाना। अनसर्टेनिटी क्या है, एडजेक्टिव है, अनिश्चितता जिसको एम्बिगिटी डाउट कह सकते हैं, संदेह। सर्टेनिटी निश्चितता और क्लैरिटी पूरी तरीके से साफ साफ क्लियर है। तो अनिश्चितता अभी बनी हुई है क्योंकि सिंस द अदर सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एक्स्ट्रा कैपेसिटी पर सेक्शन 301 की दूसरी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ऑन एक्सेस कैपेसिटी इज येट टू प्ले आउट एंड कुड रिजल्ट इन फर्दर टैरिफ्स। आगे देख लेते हैं, एक्सेस कैपेसिटी मतलब अधिक उत्पादन क्षमता, सरप्लस कैपेसिटी, ओवर कैपेसिटी, इसका एंटोनिम्स क्या हो गया, लिमिटेड कैपेसिटी और शॉर्टेज, कमी। प्ले आउट का मतलब परिणाम होना, परिणाम निकलना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा। अनफोल्ड और डेवलप, इसके सिनोनिम से स्टे अनरिजॉल्व, कोलैप्स, ढह जाना, गिर जाना या समाप्त हो जाना, जो जिसको रिजॉल्व नहीं किया, ये इसके एंटोनिम्स है। रेडिकली यहाँ पे एडवर्ब है, इसका वर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, एडवर्ब। मूल रूप से, नाटकीय रूप से, ड्रामेटिकली, फंडामेंटली, इसके एंटोनिम्स के स्लाइटली और मार्जिनली, बहुत ही सूक्ष्म, कम रूप में और सीमित रूप। अब इसको समझते हैं। इट इज हाईली अनलाइकली दैट इंडिया विल एक्सेप्ट अ ट्रेड डील अंटिल दोज टैरिफ बिकम क्लियर। जब तक कि ये टैरिफ साफ नहीं हो जाते, भारत के ट्रेड डील को स्वीकार करने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, कहा जा रहा है, एडिटर कह रहे, इट इज हाईली अनलाइकली। अनलाइकली क्या है, उसके अनिच्छा को दिखा रहा है, अनलाइकनेस को दिखा रहा है कि इंडिया विल एक्सेप्ट अ ट्रेड डील अंटिल दोज टैरिफ बिकम क्लियर।
इंडिया तब तक इस ट्रेड डील को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो टैरिफ जो है, वो जो ड्यूटी है, कर जो है, वो क्लियर नहीं हो जाते, पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाते। दैट सेड द टैरिफ्स शुड नॉट पुश इंडिया टुवर्ड्स अ डील। हाँ, आगे ये फिर भी ये कहा जा सकता है टैरिफ से भारत को डील की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। दैट सेड कहने का मतलब दैट इज सेड, ये कहा जा सकता है क्या, टैरिफ्स शुड नॉट पुश इंडिया टुवर्ड्स अ डील। ये जो टैरिफ है, ये कर जो है, ये भारत को डील की तरफ, टुवर्ड्स का मतलब यहाँ प्रपोजिशन है, डील की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। एक सलाह दिया गया है एडिटर के द्वारा। एक्सपीरियंस हैज शोन दैट, अनुभव से पता चलता है कि, अनुभव ये दिखाता है कि, दैट क्या दिखाता है, द यूएस टैरिफ लैंडस्केप कैन चेंज रेडिकली इवन आफ्टर अ डील इज साइंड। कि डील साइन होने के बाद भी यूएस टैरिफ का माहौल पूरी तरह बदल सकता है। अगर भारत ने स्वीकार भी कर लिया इसको, इस डील को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन फिर भी पिछले जो कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं भारत के, अनुभव जो रहे, एक्सपीरियंस यहाँ पे ये नाउन है, अनुभव जो रहे, ये दिखाता है, लैंडस्केप मतलब उसकी जो व्यवस्था है, टैरिफ का जो एक व्यवस्था है, यहाँ पे माहौल है, ठीक है, कैन चेंज रेडिकली, वो बदल सकता है नाटकीय रूप से, किसी भी तरीके से क्या ये बदल सकता है, इवन आफ्टर डील इज साइंड। अगर डील साइन भी हो जाए तब भी ये क्या है, इसके बदलने की संभावना प्रबल है। तो दैट इज द एडिटोरियल। इसकी वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। हाउएवर कंजंक्शन है, अनसर्टेनिटी यहाँ पे सब्जेक्ट है, परसिस्ट इसका वर्ब है, सिंस द अदर सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि, ठीक है, द अदर सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है इसका, ये परसिस्ट का। ऑन फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, प्रपोजिशन है, ऑन एक्सेस कैपेसिटी, उसके एक्सेस करने की जो एक कैपेसिटी है, एक योग्यता है उस पर। इज येट, अच्छा ये इज किसके लिए आया है, अब इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं क्या, द अदर सेक्शन 300 इन्वेस्टिगेशन इज येट टू प्ले आउट, यहाँ पे कॉमा लगा है, इधर भी कॉमा लगा है, सिंस यहाँ पे आया है, यानी कि इसको दो भाग में बांट रहा है। द अदर सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन इज येट, इज किसके लिए आया है, ये इसके लिए आया है। अभी भी येट टू प्ले, कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है, अभी भी ये बाकी है, एज एडवर्ब यूज हो रहा है यहाँ पे येट, ठीक है। येट टू प्ले आउट फ्रेजल वर्ब है, बता रहे उसके उद्देश्य को। एंड कुड रिजल्ट इन फर्दर टैरिफ, एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, कुड लग कर आया है, यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका मेन वर्ब है, रिजल्ट इन फर्दर डिटेल्स प्रोफेशनल फ्रेज, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट है। इट्स से फिर से यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इट्स सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, हाईली एडवर्ब है, और अनलाइकली भी एडवर्ब है। एक एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब बता सकता है। दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, इंडिया क्या है, दूसरे क्लाउज को जोड़ रहा है, इंडिया सब्जेक्ट है, विल इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, एक्सेप्ट इसका मेन वर्ब है। अ ट्रेड डील क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अनटिल यहाँ पे क्या है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब तक कि नहीं, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर, एक कंजंक्शन है, जब तक कि नहीं, क्या देख सकते हैं, ये पहला क्लाउज है, इंडिया विल एक्सेप्ट, दोस टैरिफ बिकम, ये दूसरा क्लाउज है, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, और ये सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, जब तक कि क्लियर नहीं करता, फुल स्टॉप है, दैट इज सेड, यहाँ दूसरा क्लाउज स्टार्ट हुआ है, द टैरिफ शुड नॉट पुश, द टैरिफ का वर्ब है शुड, मेन वर्ब है पुश, नॉट यहाँ पे एडवर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है इंडिया, टुवर्ड्स क्या है, प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अ डील, फुल स्टॉप है, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, एक्सपीरियंस हैज सोन, एक्सपीरियंस यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज इसका हेल्पिंग वर्ब है, सोन इसका मेन वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, इसका दूसरा क्लॉज क्या है, द यूएस टैरिफ लैंडस्केप, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या है, कैन, और इसका मेन वर्ब है चेंज, रेडिकली एडवर्ब है, इवन आफ्टर एज ए एडवर्बियल काम कर रहा है, यहाँ तक कि उसके बाद डील इज साइंड बता रहा है कंजंक्शन, और डील यहाँ फिर से एक दूसरा क्लाउज स्टार है, इज साइंड, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे हेल्पिंग और ये मेन वर्ब है, यानी कि पैसिव वॉइस में है। आई होप दिस एडिटोरियल मेक्स यू क्लियर, आपको समझ में आया होगा, एंड आई नीड योर सपोर्ट, cooperation, so that I can motivate myself to create a more and more session on the basis of editorial and other sector of the competitive examination, related to competitive examination, and what basic enhance the basic understanding of English. So that's all for the day. We'll meet in a next session with another editorial. Till then, goodbye, take care.